बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सरनम लर्निंग हब में। आज वैसे तो क्लास ये लाइव आने वाली थी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण ये क्लास आज लाइव नहीं है, लेकिन अगले संडे को ज़रूर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। आप इसमें भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कमेंट में या कहीं अलग एक पन्ने पर अपने आंसर बनाकर, और बाद में आंसर की से अपने आंसरों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी, कल अब अगले संडे से आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, आप इसमें अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। एक अच्छी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको जो अभी तक हमने काफ़ी क्लासेस पढ़ ली हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, और अभी आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे काफ़ी टॉपिक्स को, तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों का एक सेट आपको लेकर आए हैं, जो कि पहला है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देंगे। भौतिक भूगोल प्रैक्टिस सेट 1 है ये, इसको आप दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए कि कितना कुछ हमको आ रहा है, कितना कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उससे हम जो हमने पढ़ा उससे कितने आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी बैच आपका चल रहा है। इसमें सबसे पहला हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें करवा दी हैं। उसके बाद आप आगे क्लाइमेटोलॉजी वगैरह प्रत्येक चीज़ें आप देखेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए इसको। इसकी काफ़ी लेक्चर हो भी गई हैं और भी आगे आने वाली हैं, और एनसीईआरटी सीरीज भी लगातार चल रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है। भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन, आप भौतिक भूगोल सबसे पहली लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि भौतिक भूगोल आखिर है क्या। ठीक है, भौतिक भूगोल में हम किन किन क्षेत्रों को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो हमने उसमें बताया था कि भौतिक भूगोल में क्या चीज़ें रहेंगी। भौतिक भूगोल में आपकी भौतिक स्थलाकृतियाँ जो भी पृथ्वी पर नेचुरल स्थित हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मानव क्रियाएं तो हो ही नहीं सकती। दूसरा है प्राकृतिक पर घटनाओं का अध्ययन, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें हम नेचुरल चीज़ें पढ़ते हैं। सामाजिक संस्थाएं नहीं रहेंगी, राजनीतिक नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूगोल स्थानिक विज्ञान है। भूगोल स्थानिक विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी। आप अगर आपने जो महोदय काउंट महोदय भूगोल वेत्ता रहे हैं थोड़े प्राचीन पहले के, तो उनके अपने अपने मत रहते हैं, अपने अलग अलग विचार रहते हैं। तो हार्टसॉन का ये विचार था कि भूगोल क्या है, स्पेशियल साइंस है। स्पेशियल मतलब स्थानिक। ये किसका है, हार्टसॉन का कथन है कि स्पेशियल साइंस क्या है, भूगोल एक स्पेशल साइंस है, स्थानिक विज्ञान है जिसमें हम स्थानों का विशेषकर उनका अध्ययन करते हैं। तो किसका है, हार्टसॉन का। ठीक है, अपने आप को आप चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कि हमको कितना आ रहा है, आप अपने आंसर दीजिए कमेंट में, हम जरूर देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आप देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल का आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। भौतिक भूगोल का आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, विकसित हुआ, और भूगोल का स्थानिक और कालिक दोनों आयामों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम भूगोल में स्थानिक स्पेशियल तो है ही, और हम कालिक इसमें भी अध्ययन करते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही। अब भौतिक भूगोल का आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अब आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो इसमें क्या आप रहेगा, पहला वाला गलत रहेगा और दूसरा सही रहेगा। तो आंसर इसका केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जियोमॉर्फोलॉजी किस विषय से संबंधित है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, भू आकृतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसमें भूमि की जो भी आकृतियां वगैरह हैं उन सबको हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो सीधा सीधा जलवायु विज्ञान नहीं है, स्थलाकृति समुद्री धाराएं तो बिल्कुल नहीं है, मानव बस्तियां नहीं है, तो कौन सा, स्थलाकृतियां जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं पृथ्वी पर उपस्थित, उन सब के बारे में अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव को प्रकृति का कैदी किसने कहा था। ये वैसे तो मानव भूगोल क्वेश्चन है, पर ये महत्वपूर्ण लगा हमको तो इसलिए लग दिया। मानव को प्रकृति का कैदी किसने कहा। प्रकृति का कैदी मतलब मानव क्या है,
एक प्रकृति का कैदी है, प्रकृति के अंदर अपने आपको ढालने का प्रयास करता है। तो ये विचार क्या है, एक नव निश्चयवाद, सॉरी निश्चयवाद का विचार है, निश्चयवादी विचारधारा के व्यक्ति का है, क्योंकि वो मानते थे निश्चयवाद में कि जो प्रकृति है उसी से हमारा जीवन है। हम पृथ्वी, हम अपने क्रियाकलापों से, हम अपने जो आकांक्षाएं हमारी, उनके लिए प्रकृति को बदलाव नहीं कर सकते, मतलब हम प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए। तो वो हंटिंगटन जो कि एक निश्चयवाद के क्या थे, समर्थक थे, तो उनका ये विचार था, तो ये हंटिंगटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना से संबंधित है। क्या है, नेबुला परिकल्पना किससे संबंधित है? ये सारी परिकल्पनाएं हम पढ़ा चुके हैं, कांट की वायव्य राशि, नेबुलर की, और आपकी ग्रहाणु परिकल्पना, ये काफ़ी परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं, वो सारी हम कवर करा चुके हैं, तो आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो क्या है, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी गतिविधि और प्लेट विवर्तन की, तो इनमें से किससे संबंधित है नेबुला? पृथ्वी की उत्पत्ति से, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण मुख्य रूप से किस विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी का की आयु का निर्धारण, मतलब पृथ्वी की आयु कितनी है, कितने वर्षों तक ये स्टेबल है, तो आप आंसर जरूर आप कमेंट में लिखते रहना। ठीक है, हम बाद में जरूर देखेंगे। तो वैसे तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा रख सकते हैं, मतलब हम भू आकृतिक अध्ययन, मतलब भूमि की आकृतियों के आधार पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, कार्बन 14 पद्धति से भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और खनिज संरचना विश्लेषण से भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि चारों ऑप्शन सही हैं, तो इनमें से एक अगर, तो सबसे ज़्यादा जानकारी आज की पद्धति में हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमने प्राप्त की है, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर राइट रहेगा। वैसे अगर आपको इनमें से सभी, अगर इनमें से कुछ पूछे कि इनमें से सभी हैं, तो वो आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। दूसरा विचार है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर मुख्यतः निकेल और आयरन से बना है। दोनों आप विचार पढ़ सकते हैं, जब हमने पढ़ाया था तो आयु बताई थी, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी के, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो भी हमने बताया था। तो आप अगर पढ़े हैं हमसे तो फिर आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर वाला जो सबसे अंदर कोर है, वहाँ पर निकेल भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो हमारा इसमें पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है, ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। सी आंसर राइट है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? मतलब हम पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे जानते हैं, वहां मानो तो जाता नहीं है, तो सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन सा माना गया है? हमने ये जब कम पढ़ा था, सॉरी इटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहां पे हमने 3-4 क्रियाकलाप देखे थे किससे हम इटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा आप जो विश्वसनीय है वो कौन सा माना गया है? आप आंसर कर सकते हैं, बताइए भाई कौन सा माना गया है? ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंपी तरंगें, उपग्रह चित्र, या समुद्र तल सर्वेक्षण? वैसे हम जानकारी इन सभी माध्यमों से प्रदान करते हैं, सभी माध्यमों से हम इसका स्ट्रक्चर जान सकते हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय होता है भूकंपी तरंगें। भूकंपी तरंगें हमने पढ़ी थी, पी वेव्स, ठीक है, एल वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, ये वेव्स हमने पढ़ी थी तीनों। तो इनके माध्यम से हम बहुत सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं कि इटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या कौन कौन सी चट्टानें मौजूद हैं, कहाँ पर पिघली चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का बाहरी ठोस आवरण क्या कहलाता है? जो पृथ्वी के बाहरी ठोस आवरण है, ऊपर क्या मौजूद है, उसको क्या कहा जाता है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, ये तो बहुत सिंपल है, हमने चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि पृथ्वी का बाहरी ठोस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी,
ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ी थी। पहला ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, दूसरा भाग मेंटल होता है, तीसरा भाग क्रोड होता है। तो बाहरी ठोस क्या होगा? क्रस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? क्रस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो भाई। क्वेश्चन कह रहा है भूकंप तरंगों के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा कह रहा है भूकंप की तीव्रता को मॉडिफाइड मर्कली स्केल से मापा जाता है। तीसरा कह रहा है भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल से मापा जाता है। बताइए भाई इसमें से कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे कि भूकंप तरंगों का अध्ययन सीस्मोलॉजी में रहेगा, वो तो सही है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता इस स्केल से नहीं मापी जाती। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भूकंप का परिमाण हम रिक्टर स्केल से मापते हैं, तो सही है। तो पहला और तीसरा, तो उसमें पहला तीसरा कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर की परिधि को कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर हमने बताया था, रिंग ऑफ फायर क्या होता है? बताया था ना रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में फैली हुई एक रिंग टाइप की इस प्रकार की है। ठीक है, अब वो कहाँ पे फैली है आपको पता होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में उपस्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। ज्वालामुखी का प्रकार, उनके विस्फोट की प्रकृति और लावा की संरचना पर निर्भर करता है। अब युग्मों को छांटना है। आप ज्वालामुखी पढ़े हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे कि बेसाल्टिक लावा क्या विस्फोटक ज्वालामुखी में निकलता है? दूसरा, एंडेसाइटिक लावा शांत ज्वालामुखी में निकलता है। बेसाल्टिक लावा शांत ज्वालामुखी में निकलता है, या रायोलिटिक लावा कम गाढ़ा होता है? तो बेसाल्टिक लावा खासकर, चूंकि इसमें 2 ऑप्शन है, तो बेसाल्टिक लावा विस्फोटक प्रकार में नहीं निकलता। बेसाल्टिक लावा कहाँ मिलेगा? शांत ज्वालामुखी पर्वतों में मिलेगा। ठीक है, जो शांत हैं। नेक्स्ट, भूकंप का हाइपोसेंटर क्या है? हाइपोसेंटर, भूकंप हमने जब पढ़ा था तो उसमें क्या देखा? हाइपोसेंटर क्या है? फोकस होता है उसमें, एक सेंटर होता है, एक फोकस होता है, वेव्स होती हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में हमने जानकारी काफ़ी कुछ ग्रहण की है। तो उसमें क्या चीज़ें हैं? भूकंप का हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर क्या होता है? सतह पर सर्वाधिक प्रभावित बिंदु है, भूकंप तरंगों को प्रभावित स्रोत है, ज्वालामुखी मुख मुख का दूसरा नाम है, या सीस्मोग्राफ पर दर्ज पहली लहर है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो भूकंप जहां से मूल है उसका, भूकंप का जहां से उत्पन्न हो रहा है भूकंप, मान लो इस बिंदु से हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और इसके सीधे ऊपर यहाँ पर होता है इसका केंद्र। क्या होता है? केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? इसका केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? केंद्र होता है। पूछ क्या रहा है? हाइपोसेंटर, केंद्र की बात कर रहा है। अब यहीं से तरंगे फैलती हैं, केंद्र से तरंगे जाती हैं। ठीक है, तो हाइपोसेंटर पूछ रहा है, तो भूकंप तरंगों का प्रारंभिक स्रोत कहलाएगा, जहां से भूकंप तरंगे का उद्गम होता है। वहां को कहाँ से होता है? हाइपोसेंटर से। ठीक है, जो कि ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है कि कौन कौन से पर्वत पर कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पढ़िए भाई, पहला है स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो को हम क्या कहते हैं? सील्ड वोल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, ये आइसलैंड पर है। दूसरा, सील्ड वोल्केनो हवाई द्वीप पर मिलेगा, या मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो फूजी पर्वत पर है? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? आंसर अपने कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोवोल्केनो आपका मिलता है फूजी पर्वत पर। ठीक है, और सील्ड वोल्केनो हवाई द्वीप पर मिल जाता है। लेकिन मिड ओशियन रिज आपको कहाँ मिलेगा? आइसलैंड पर मिलेगा।
ठीक है, तो इसमें पहले का क्या कौन सा हो जाएगा, पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, तो ए ऑप्शन आपका इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूकंप तरंगों में सबसे तेज गति किसकी होती है, बताइए। सबसे तेज गति आपको पता होगी, कौन सी तेज गति से चलती है तरंग। सबसे तेज गति पी की, फिर एस की, फिर एल की। एल की बहुत मंद गति होती है, इसीलिए ये सबसे विनाशकारी होती है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पी वेव की गति सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज्वालामुखी विस्फोट स्थल मंडल प्लेट सीमाओं से संबंधित है। ज्वालामुखी विस्फोट स्थल मंडल प्लेट सीमाओं से संबंधित है। दूसरा कह रहा है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से असंबंधित हो सकती हैं। सही विकल्प बताओ। दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए बहुत सोच समझ के। पहला कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट स्थल मंडल प्लेट सीमाओं से संबंधित है। स्थल मंडल प्लेट सीमाएं, जो स्थल पर मौजूद प्लेटें हैं, प्लेट की सीमाओं से संबंधित है, वहीं पर ये चीजें उपस्थित रहेंगे। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से असंबंधित है। अब प्लेट सीमाएं जहां पर हैं वहां पे हॉट स्पॉट नहीं मिलेंगे, हॉट स्पॉट गहराई में मिलते हैं। ठीक है, तो असंबंधित है कह रहा है, संबंधित होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। यहां पर कह रहा है असंबंधित, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो इसमें एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि वो कह रहा है असंबंधित। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई, महाद्वीपीय प्रवाह एवं प्लेट टेक्टोनिक से हमने क्वेश्चंस कितने आते हैं, कैसे क्या, देखो। महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रस्तुत की है, ये थ्योरी हमने पढ़ी है, किसने प्रस्तुत की है भाई बताइए। ये थ्योरी आपकी किसने प्रस्तुत की है, हैरी हेस ने, होम्स ने, डार्विन ने या वेगनर ने, बताइए। तो ये वेगनर महोदय की थ्योरी है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए भाई कंप्लीट ज्योग्राफी बैच, उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रमाण कौन से थे। वेगनर थ्योरी में उन्होंने काफ़ी अपने प्रमाण दिए थे कि किस प्रकार जो समानताएं हैं कॉन्टिनेंट में वो किस प्रकार की हैं। मतलब तटों पे समानता है, जीवाश्म की समानता है, सेल संरचना की समानता है, और अगला सभी, उपरोक्त सभी। तो इन्होंने सभी के बारे में बताया कि ये सभी आपके तट रेखाओं की अनुकूलता, सेल की संरचना समानता, ये सभी आपके इन्होंने इसमें रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंजिया किस युग में अस्तित्व में था। हमने टाइमलाइन पूरा पढ़ा है, जियोमॉर्फिकल टाइमलाइन। टाइमलाइन में कहा है कौन से युग वगैरह रहे हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं जाके चैनल पर। तो पैलियोजोइक युग में पेंजिया अस्तित्व में था। पेंजिया पूरा बड़ा एक महाद्वीप था और पूरा एक महासागर था। ठीक है, तो वो किस समय था, पैलियोजोइक युग में। ठीक है, नेक्स्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत किसने दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत ये आपका हैरी हेस ने दिया है, हैरी हेस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनी के अनुसार स्थल मंडल कितनी प्रमुख प्लेटों में विभाजित है। ये क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटें हमने प्रमुख प्लेटें के अलग से एक वीडियो बनाया था कि प्लेटें कितनी हैं मेजर। ठीक है, कितनी हैं आपको पता होगा, जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं वो उनको पता होगा कितनी है, 7 मेजर हैं, 7 प्रमुख प्लेटें हैं। ठीक है, और 20 का अभी तक छोटी छोटी प्लेटें हैं। प्लेट सीमाओं और उनके परिणाम का सही मेल कीजिए भाई। हमने प्लेट टेक्टोनिक में प्लेटें पढ़ी हैं 3 प्रकार की, अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा, 3 प्रकार की पढ़ी हैं। तो इनमें कौन सा संबंध सही है भाई, मिलान कीजिए। अभिसरण सीमा पर्वत निर्माण करेगी, अपसरणी सीमा मध्य महासागरीय रेज बनाएगी, और रूपांतरण सीमा भ्रंश रेखा बनाएगी। बताइए सही है या गलत। अभिसरण, अपसरण यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड क्या हो रहा है, नई रचना हो रही है, नया मैग्मा जम रहा है। तो भाई जब अपसरण होगा तो पर्वत निर्माण होगा, क्योंकि 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वलय पर्वत बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही है।
दूसरा अपसरडी, अपसरण मतलब प्लेटें दूर जाएंगी, दूर जाएंगी तो मध्य महासागरीय रिज, बीच में रिज आएंगे बनेंगे, मध्य महासागरीय कटक कह सकते हैं। रूपांतरण तो भ्रंश रेखा बनेगी, तो बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा से हुआ? हमारा जो हिमालय पर्वत बना है वो किस प्रकार की प्लेट से बना है? अब पर्वत बनना है, वलित पर्वत है, वो सीधा सीधा आंसर अभी सरडी, ठीक है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट सीमा से। नेक्स्ट, सन एंड्रियान्स फॉल्ट, सन एंड्रियान्स भ्रंश है। अब सरडी सीमा, अब सरडी सीमा, रूपांतर सीमा, निष्क्रिय सीमा। देखो भ्रंश, फॉल्ट, फॉल्ट कहाँ बनते हैं? ज्यादातर वो रूपांतरण सीमा के सारे बनते हैं। वलित पर्वत कहाँ बनते हैं? ज्यादातर अपसर्डी, और जो कटक बनेंगे वो अपसर्डी। तो तीन चीजें याद रखो, तो सीधा जब फॉल्ट मिल गया तो रूपांतरण सीमा हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ये सन एंड्रियान्स फॉल्ट कहाँ पे है? ये आपका सन एंड्रियान्स फॉल्ट आपका कैलिफोर्निया में है। पूछेंगे कैलिफोर्निया कहाँ है सर? ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे ये फॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट का कैलिफोर्निया में ये आपका भ्रंश मौजूद है, ठीक है। हाँ थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार करिए और बताइए कौन सही है भाई। क्वेश्चन कह रहा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह और समुद्री तल प्रसार दोनों को सम्मिलित करता है। और फिर क्या कह रहा है, फिर पढ़िए, यह सिद्धांत पृथ्वी की अधिकांश भू आकृतियों की व्याख्या करता है। तो जो हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सबसे आधुनिक मानी जाती है, और ये इन दोनों का क्या कर रही है? व्याख्यान करती है। तो इनमें से दोनों सही है। वो विवर्तन के महाद्वीपीय प्रवाह को भी बताती है, समुद्र के तल प्रसार को भी बताती है, और पृथ्वी की अधिकांश जो भू आकृतियां हैं उनकी भी व्याख्या करती है कि ये आकृतियां किस प्रकार से बनी हैं। जैसे कि पर्वत, ठीक है, वलय पर्वत और ब्लॉक पर्वत, ये सब सभी की व्याख्या करती है प्लेट टेक्टोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समाप्त हो गए भाई। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है, आंसर की आपको मिल जाएगी। अगले संडे हम फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, अगले संडे हम मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, आप तैयार रहेंगे, ठीक है। अगले संडे मिलते हैं। अगली सीरीज आपकी, अगली लाइव सीरीज आएगी। एवरी संडे आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे शाम को 6 बजे, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। और आज लाइव क्लास नहीं हो पाई तो आप अपने आंसर दे सकते हैं कमेंट में, हम बाद में देख लेंगे, और आंसर की से आप मिलाकर आप चेक कर सकते हैं कि हाँ हमको कितना आ रहा है, ठीक है। और बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं हरिशरणम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप संपर्क भी कर सकते हैं, और जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपना रिवीजन कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें कि हमको कितना कुछ आ रहा है, हमने कितना पढ़ा, उससे कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चनों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक बीच में हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, उसके बाद हम उन्हीं से संबंधित प्रश्न अगले संडे को लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री हरि।